हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टेक एक्शन, यानी कि काम करो, एक्शन लो। ये नहीं कि ख्याली खिचड़ी पर खाते रहो, उसके ऊपर जो भी आपने प्लानिंग करी है उसके ऊपर काम भी करो, कार्रवाई भी करो। एन इंच ऑफ मूवमेंट ईच डे विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल। आप सपोज करो कि आप सोचते हो कि यार मैं इतना ज़्यादा, उस मेरे फ्रेंड ने तो 10 चैप्टर कर लिए, मैं 10 चैप्टर नहीं कर पाया। आपने एक चैप्टर भी करा, आधा चैप्टर भी करा, बट कुछ तो किया ना। कुछ नहीं करने से समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो अगर आप 1 इंच की भी मूवमेंट करते हो ना, तो आप अपनी डेस्टिनेशन के और करीब ही जाओगे, पीछे नहीं हटोगे और करीब ही जाओगे, ठीक है। तो ये सोच के कि हर दिन मुझे मेहनत करनी है, हर दिन मुझे प्रयास करना है, चाहे मैं थोड़ी करूँ चाहे ज़्यादा करूँ, बट मुझे आगे बढ़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने एक्शंस लेते रहिए, एक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग बनाइए। ड्रीम ओरिएंटेड नहीं, सपने ओरिएंटेड नहीं कि हाँ सपने देखते रहो बस बैठ के, वैसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। विद द गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग मतलब मना करना। तो सरकार ने किसी चीज़ को लिए मना किया है, किस चीज़ के लिए? टू एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ आधार डिटेल्स। किस चीज़ की? आधार डिटेल्स की डेडलाइन को बढ़ाने के लिए। अब किसकी आधार डिटेल्स? ऑफ वर्कर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जिसको बोला जाता है, उसके अंतर्गत जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके जो आधार की डेडलाइन को एक्सटेंड करने से सरकार ने मना कर दिया है। अब किस चीज की रिलेटेड है? टू बी सीडेड टू देयर जॉब कार्ड्स बियॉन्ड December 31, 2023। ये वो आधार डिटेल्स है जो उनके जॉब कार्ड के साथ में, आपको पता है आपके बैंक अकाउंट भी है वो आधार से लिंक्ड है, पेमेंट अकाउंट है आधार से लिंक्ड है, हर चीज बेसिकली आधार से लिंक्ड है। आप सिम कार्ड खरीदते हो तो वो भी आधार से लिंक्ड है। तो अभी उसी के लिए जो मनरेगा के अंदर जॉब करते हैं लोग, काम करते हैं, उनका एक जॉब कार्ड बनता है, ठीक है। तो उस जॉब कार्ड को आधार से लिंक करवाने की अंतिम डेट जो थी वो 31 दिसंबर 2023 दी गई थी, जिसको सरकार ने आगे एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। टू एनेबल पेमेंट्स थ्रू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब ये क्यों बोला जा रहा था लिंक कराने के लिए जॉब कार्ड को? क्योंकि अब सरकार ने एक नया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया है। तो अब उनके जो भी सैलरी वगैरह आनी होगी, जो भी उनका काम कर पैसे बनेंगे, दिहाड़ी बनेगी, वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से बनेगी, ठीक है। उसी के थ्रू उनको पेमेंट किया जाएगा। द सिस्टम हैज नाउ बिकेम मैंडेटरी, और ये जो सिस्टम है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ये मैंडेटरी बन चुका है मनरेगा में। Alarmingly, the decision would now affect nearly 35% of the job card holders। तो बड़े चिंताजनक रूप से ये जो डिसीजन है, फैसला है कि आगे हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, 35% जॉब कार्ड होल्डर्स को ये प्रभावित करेगा, ठीक है। यानी कि लगभग 35% लोगों ने अभी तक अपने जॉब कार्ड जो है आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो उनके अब जॉब कार्ड अगर लिंक नहीं होंगे तो उनकी पेमेंट्स कैसे आएंगी? तो उनको प्रभावित करेगा ये। फॉर दिस मोड ऑफ पेमेंट एंड 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर्स, ठीक है। और बाकी जो इनमें से 12.7% जो है वो अभी भी इस वक्त एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं मनरेगा में। अब मनरेगा का होता है कि 100 डेज का आपको काम मिलता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके 100 डेज पूरे हो जाते हैं, अब वो 100 डेज आप साल में किसी भी दौरान कर लो, किसी भी समय के दौरान कर लो, 3 महीने लगातार 4 काम करके कर लो, या फिर एक में एक 2 महीना छोड़ के, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों का सीजनल कुछ बिजनेस होता है, तो जब आपका ऑफ सीजन है तब आप मनरेगा में चले गए, जब आपका सीजन है बिजनेस का तब आप काम करने, अपना बिजनेस करने चले गए। तो आप किसी भी दौरान पे 100 डेज कर लो। तो इस टाइम पे 12.7% जो एक्टिव वर्कर्स हैं उनको भी प्रभावित करेगा। दोज हु हैव वर्कड एटलीस्ट 1 डे इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। एक्टिव वर्कर्स कौन है? जिन्होंने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के दौरान में एक भी दिन मनरेगा की दिहाड़ी लगाई है, वो एक्टिव वर्कर्स में काउंट किए जाते हैं। उनमें से 12.7% जो है उनको प्रभावित करेगा ये फैसला। thereby putting a dampener on द डिमांड ड्रिवन स्कीम फॉर मैनी। तो अब इससे क्या हो गया? डैम्पनर मतलब कि इससे अब ये जो डिमांड ड्रिवन यानी कि जिसकी जरूरत होती है, जहां पे डिमांड होती है वहां पे ही जॉब होगी। तो इस डिमांड ड्रिवन जो स्कीम है उसको डैम्पनर यानी कि उसको कम करने की, अब ये कम कर देगा, ठीक है। कैसे कम कर देगा? क्योंकि लोगों को जैसे 12.7% या 35% लोगों को प्रभावित करेगा, तो वो लोग इसमें काम नहीं कर सकते। तो अब उनकी इस डिमांड ड्रिवन स्कीम के अंदर में जॉब जो गारंटी है वो कम हो जाएगी।
ABPS implementation, the union government claims, will ensure that payments are quick, reduce rejection and plug all leaks. ABPS सिस्टम, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है, उसका क्लेम है कि इससे क्या होगा, जल्दी से पेमेंट हो जाएगी. जैसे आपका काम हुआ और इमीडिएट आपको पेमेंट आ गया. रिजेक्शन इसमें कम हो जाएंगे, जैसे कि आपका काम का, आपका जॉब कार्ड सिलेक्ट नहीं हो पाया, वहां पे वेरीफाई नहीं हो पाया, कुछ भी कारण है वो वहां पे कम हो जाएंगे. और प्लग ऑल लीक्स, और इसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी कुछ भी यहाँ पे कमी है, कोई भी पैसा इधर उधर जा रहा है या कुछ करप्शन हो रहा है, तो इन सब चीजों को जो है ये प्लग करेगा. प्लग ऑल लीक्स मतलब इनको सही कर देगा, सुधार देगा. The government also contends that as the ABPS has been in place, अब सरकार का ये भी दावा है, contend मतलब दावा है, कि जैसे ABPS जो है वो अभी मनरेगा के लिए यूज किया जा रहा है 2017 से. एंड बिकॉज आधार नंबर अवेलेबिलिटी इज नियरली यूनिवर्सल इन इंडिया, और क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान में मैंडेटरी आधार नंबर सबके पास होना, तो द ABPS इज रोबस्ट एंड सेफर वे टू ट्रांसफर वेजेस. तो इसलिए सरकार के अनुसार ABPS जो है वो एक रोबस्ट यानी कि दृढ़, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और सेफर यानी कि एक ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा सेफ तरीका है उनकी तनख्वाहें, मजदूरों की तनख्वाहें उनके अकाउंट में डालने का. However, the over reliance on technical tools has resulted in problematic implementation. लेकिन हालांकि ये बात भी सच है कि अगर हम ज्यादा टेक्निकल टूल्स के ऊपर निर्भर करते हैं तो उससे हमें उसके प्रॉब्लमैटिक इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके उपयोग में प्रॉब्लम्स भी देखने मिली हैं. विद बेनिफिशरीज डिवॉइड ऑफ अ प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ करेक्शंस इन द सिस्टम, क्योंकि इसके जो बेनिफिशरीज हैं उनको वंचित रखा गया है किस चीज से, उपाय से. अगर कुछ भी करेक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो उसका उपाय कैसे करना है वो उनको पता नहीं चलता, तो वो उससे वंचित रह जाते हैं. डेटा एनालाइज्ड बाय लिपटेक India suggests that the names of 7.6 करोड़ workers have been deleted. बोल रहे हैं एक लिपटेक इंडिया नाम की कंपनी है, उसने डेटा एनालाइज किया है और उनके अनुसार 7.6 करोड़ वर्कर्स का डेटा जो है वो डिलीट कर दिया गया है ओवर द पास्ट 21 मंथ्स, पिछले 21 महीनों में, ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द आधार एंड जॉब कार्ड. क्योंकि उनके आधार कार्ड के अंदर जो नाम था, पता था, कुछ भी चीज था, स्पेलिंग एरर थे, और जॉब कार्ड के अंदर कुछ स्पेलिंग अलग थे, इस दोनों को लिंक नहीं कर पाए वो. ठीक है, तो इस वजह से 7.6 करोड़ वर्कर्स का जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया है, अमंग अदर्स रीजंस. और भी बहुत सारे रीजन है. एक रीजन तो ये है कि दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी थी, यानी कि अलग अलग कुछ भेद था. विद मेनी ऑफ दीज डन एरनसली, और इसमें से कई सारे जो है वो गलती से भी डेटा डिलीट हुआ है. There are other issues with the use of आधार बेस्ड पेमेंट्स. अब आधार बेस्ड पेमेंट्स के इस्तेमाल से और भी कुछ इश्यूज हैं. where errors in any step of the process result in payment failures. जहाँ पे प्रोसेस के, इस प्रक्रिया के किसी भी स्टेप के अंदर अगर कोई एरर होता है तो उससे उनका सीधा का सीधा पेमेंट फेल होएगा. ठीक है, अब जैसे अपने जो मजदूर हैं, सपोज आपको पता है उनके साइन एकदम टूटे फूटे से, बेचारे बड़ी मुश्किल से लिखना सीखे होते हैं, तो वो पूरा नाम लिखते. चलो स्पेलिंग में उनके साइन में कुछ गड़बड़ होगी तो हम पर्सनली उनको जानते हैं, हम अंगूठा लगा के देख सकते हैं. बट यहाँ पे अगर साइन में एरर हो गया या कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कुछ एरर हुआ तो वो डिक्लाइन ही होगी उनकी पेमेंट. Apart from the spelling discrepancy issue between the Aadhaar and the job card of the workers, अब केवल एक spelling discrepancy यानी कि spellings अलग अलग होना आधार कार्ड के ऊपर और जॉब कार्ड के ऊपर मजदूरों के, उसके अलावा there is also the problem of mapping the Aadhaar to the wrong bank account for many. यहाँ पे एक और परेशानी भी खड़ी हो गई है कि बहुत सारे लोगों का आधार नंबर जो है वो गलत बैंक अकाउंट के साथ में मैप कर दिया गया है. इन अ नंबर ऑफ केसेस, कई सारे केसेस में पेमेंट्स कैन बी डाइवर्टेड टू सम अदर अकाउंट. पेमेंट्स जो हैं वो दूसरे अकाउंट्स में जा सकती हैं दैन दी वन बेनिफिशरीज प्रेफर. जो कि मैं अगर बेनिफिशरी हूं, मैं अगर नरेगा के मजदूर हूं और मेरा अकाउंट जो है, सपोज करो मेरा आधार नंबर किसी दूसरे गलत अकाउंट के साथ में अटैच हो गया. अब कैसे हुआ, वो कुछ टेक्निकल इशू होगा, हो गया किसी भी तरीके से, मुझे उस अकाउंट के बारे में पता ही नहीं है, मेरा अकाउंट कुछ SBI में है, कोई PNB वाले खाते के साथ में हो गया, तो वो पेमेंट जो जाएगी वो तो PNB में जाएगी. अब मुझे पता ही नहीं है, मैं यानी कि मैं बेनिफिशरी हूं, मैं तो वंचित रह गया उस चीज से. एंड ऑल्सो विदाउट देयर कंसेंट, और उनकी मंजूरी के, स्वीकृति के बिना. Claims by the government that Aadhaar use has reduced
डिलेज इन वेज पेमेंट्स बोल रहे हैं, ये जो तर्क है, क्लेम है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि आधार के इस्तेमाल से उनकी पेमेंट्स में जो डिले था वो कम हो गया है, हैव ऑल्सो नॉट बीन बॉर्न आउट। बॉर्न आउट मतलब उसको भी किसी ने ठोस मजबूती नहीं दी है, उसका भी कोई सबूत नहीं है, ठीक है, सत्यापित नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू लिपटेक इंडिया, और लिपटेक इंडिया के अनुसार विद वेज डिलेज लार्जली ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन द फर्स्ट प्लेस, और लिपटेक इंडिया के अनुसार आधार से लिंक करने का कोई तात्पर्य नहीं है। उनके अनुसार जो वेज डिलेज हो रहे थे वो बेसिकली इसलिए हो रहे थे क्योंकि फंड्स ना काफी थे, फंड्स ही नहीं थे सरकार के पास, इसलिए पेमेंट्स डिले हुई थी। बट आप ये बोलें कि आधार की वजह से पेमेंट फास्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं मिला है, किसी भी कंपनी ने कहीं से भी ये सत्यापित नहीं किया जा सका है। विदाउट क्लीनिंग अप आधार सीडिंग एंड मैपिंग विद बैंक अकाउंट्स, अब बिना किसी क्लीन अप के, क्लीन अप मतलब कि आप जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको सुधारे बिना, किस चीज में, आधार को बैंक अकाउंट से और इससे लिंक करने से, जॉब कार्ड से, मेकिंग द एबीपीएस मैंडेटरी विल ओनली क्रिएट फर्दर इश्यूज। तो इसके अंदर जो भी इश्यूज हैं, जो भी परेशानियां हैं आधार की मैपिंग में और बैंक अकाउंट के साथ में मैपिंग करने में, इन चीजों को सुलझाए बिना अगर हम एबीपीएस को मैंडेटरी करते हैं तो इससे और ज्यादा परेशानियां ही खड़ी होंगी, सुझाव नहीं मिलेगा, सुधार नहीं मिलेगा। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट द डिसीजन, तो अब केंद्र सरकार को इस फैसले को दोबारा से सोच विचार करना चाहिए एंड वर्क आउट अ वे टू करेक्ट द फॉल्टी सीडिंग, और जो भी इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए काम करना चाहिए। एंड मैपिंग प्रॉब्लम बिफोर इम्पोजिंग एबीपीएस, और जो मैपिंग में भी परेशानियां हैं उनको भी सुधारना चाहिए इससे पहले कि वो एबीपीएस सिस्टम को लागू करें। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज सेड दैट इट मे कंसिडर एन एग्जेम्पशन, वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये कहा है कि वो एक एग्जेम्पशन कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम एबीपीएस ऑन द केस टू केस बेसिस, कि क्या केस है उसके बेसिस पे ये एबीपीएस से एग्जेम्पशन सजेस्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम ग्राम पंचायत इफ देयर आर टेक्निकल इश्यूज, अगर कोई टेक्निकल इशू पाया जाता है तो, पर उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे कार्ड में ये चीज की गलती हो गई है, ठीक है, और कहीं ऐसा हुआ कि आपको पेमेंट आने के बाद में पता चला पेमेंट कहीं और अकाउंट में चली गई, उसके बाद में आपको पता चला, तो आप वो पेमेंट तो वापस कैसे लेंगे, है ना, और वो आप फंस जाएंगे चक्कर में, और पंचायत आपकी लिख के भेजेगी, वो कहाँ से अप्रूवल होगा, उसका भी लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। बट इट वुड बी बेटर इफ द मिनिस्ट्री कंडक्ट सोशल ऑडिट्स टू असर्टेन द एक्सटेंट, लेकिन ये ज्यादा बेहतर तभी होगा कि जो मिनिस्ट्री है वो क्या करे, सामाजिक ऑडिट करवाए, यानी कि जांच पड़ताल करवाए, किस चीज की, टू असर्टेन द एक्सटेंट, असर्टेन यानी कि पता लगाना कि किस एक्सटेंट तक ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर इंसिस्टिंग ऑन द एबीपीएस, कि इस एबीपीएस को इम्प्लीमेंट करने से पहले वो पता लगाए कि प्रॉब्लम किस हद तक है, किस लेवल तक है, कहाँ कहाँ पे परेशानियां आ सकती हैं। कल को किसी बंदे की कुछ नई तरह की परेशानी आ गई, आप बोलोगे नहीं नहीं हमने तो ऐसी परेशानी के बारे में सुना नहीं, हम नहीं मानते इस चीज को, बट वो हो सकता है ना कि किसी के पास में ऐसी कोई परेशानी अलग से खड़ी हो जाए। मनरेगा remains a vital demand driven welfare scheme that helps the rural poor, बोल रहे हैं ये आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण डिमांड ड्रिवन वेलफेयर स्कीम है, जो कि ग्रामीण लोगों के, गरीब लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को सहायता प्रदान करती है। एंड its implementation must not be dependent upon a faulty technological system, और इसका जो implementation है वो किसी भी गलत त्रुटिपूर्ण टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पैसेज किस बारे में, एक एबीपीएस सिस्टम सरकार लागू करना चाहती है जिसके तहत आपके आधार कार्ड के जरिए आपका जॉब कार्ड लिंक किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, उनके बारे में बात की गई, उनसे क्या नुकसान हो सकता है, मजदूरों को कहाँ नुकसान हो सकता है, इन चिंताओं के ऊपर चर्चा करी। और सरकार ने क्योंकि डेट एक्सटेंड करने से मना कर दिया है, तो वो एक्सटेंड डेट मना करने के लिए सरकार को पुनर्विचार करने की रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। चलिए ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज of the second paragraph of
द पैसेज। तो इस पैसेज का सेकंड पैराग्राफ जो था उसमें जो टोन थी पैसेज की वो काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि वहां पे साफ तौर पे स्पष्ट शब्द में कहा गया कि कुछ एरनियस टेक्नोलॉजी की वजह से, गलत त्रुटि वाली टेक्नोलॉजी की वजह से लोग सफर ना करें। ठीक है, इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। सो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्रिटिकल है, इंडिफरेंट नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The benefits of technological advancement and government scheme। तो हमें benefits नहीं, हमने उसके challenges, उसके नुकसान के बारे में, उसके implementation के अंदर क्या क्या त्रुटियां आ रही हैं उनके बारे में चर्चा करी है ना, तो benefits नहीं देखे हमने, incorrect है। The challenges and implications of implementing ABPS in मनरेगास। So option B is correct। ये मनरेगा के अंदर ABPS को implement करने में क्या क्या implications आ रहे हैं और क्या क्या challenges हमें face करने पड़ रहे हैं। Based on the passage, what can be inferred about the implementation of ABPS in मनरेगा? It has been यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय वर्कर्स। तो ऐसा नहीं है, अभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। ये आधार जो है यूनिवर्सली इंडिया में यूनिवर्सल है। इट हैज स्ट्रीमलाइंड द पेमेंट प्रोसेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इश्यूज। इसने क्या किया है, तेज कर दिया है, सुचारू रूप से प्रभावित किया है किस जो पेमेंट प्रोसेस को। तो ऐसा भी कोई हमारे पास तथ्य सामने नहीं आया है। इट हैज फेस सेवरल टेक्निकल एंड प्रोसीजरल चैलेंजेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि हमने एबीबीएस के मनरेगा में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे टेक्निकल और प्रोसीजरल चैलेंजेस फेस करता हुआ देखा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब नाजुक सा जो टूट सकता है, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट का सिनोनिम। अनरिलायबल यानी कि जिसके ऊपर आप भरोसा ना कर सके। अनकंसिस्टेंट जो लगातार नहीं है। सो ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग इज करेक्ट। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कि जो आपको जरूर करना ही करना है, ठीक है। होता है ना कि मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको भरनी ही भरनी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो डिस्क्रिशनरी मतलब जो कि मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। रिक्वायर्ड यानी कि आप भर दीजिए, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, वो भी मैंडेटरी का ही एक पार्ट है। कंपल्सरी, नेसेसरी, ये भी मैंडेटरी का पार्ट है। सो ऑप्शन ए डिस्क्रिशनरी इज करेक्ट। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, एक ऐसी स्थिति जहां पे आप बहुत बेहतर संतुलन बना सकते हैं, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विनॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा साल का ऐसा समय या डेट जिस टाइम पे जो सूरज है वो सिलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करता है, उसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। इक्विवेलेंट यानी कि बराबर, उसके समान। इक्विलिब्रियम अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। इक्विलेटरल का मतलब होता है जो सारी साइड्स में एक साइड का लेंथ होता है ना, जैसे कि स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्या है? इक्विलेटरल, उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, वो होता है इक्विलेटरल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। Lyrics help in creating a distinctive narrative, some conventions of which have been carried over from talkies era। लिरिक्स किस चीज के होते हैं? गानों के। तो गाने जो हैं वो एक डिस्टिंक्टिव, अलग तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, करने में मदद करते हैं। और इसके कुछ अंश जो है, कुछ कन्वेंशंस जो हैं वो कब से लिए जा रहे हैं? टॉकीज एरा। टॉकीज टाइम होता था पुराने जमाने में, मूवीज जो है टॉकीज में लगती थी। अब कौन सा एरा है? अब मल्टीप्लेक्स वाला एरा चल रहा है। तो टॉकीज एरा से वहां से ड्राइव किए जा रहे हैं, वहां से लिए जा रहे हैं। Thus, songs have outlived films in people's memories। इसी वजह से सॉन्ग्स जो हैं वो फिल्मों से आगे अभी भी लोगों की याद में बने हुए हैं। However, songs seem to have acquired a musical grammar of their own। हालांकि songs ने एक अपनी ही अलग तरीके की म्यूजिकल ग्रामर बना ली है, पकड़ ली है। Establishing an emotional chord with the listener, जिसके तहत वो एक इमोशनल जो कॉर्ड है, इमोशनल एक रिश्ता है लिसनर के साथ में वो बना लेते हैं। एक वो मीम भी आता है कि अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुन के ऐसा लगता है अपनी गर्लफ्रेंड नहीं भी हो पर छोड़ के चलेगी, वैसा वाला एक इमोशन आपके साथ में कनेक्ट हो जाता है। In popular Indian cinema, lyrics are to music what the heart is to body। पूरे हिंदुस्तानी सिनेमा में जो लिरिक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, वो म्यूजिक में इस तरीके से हैं जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा दिल है। यानी कि म्यूजिक के लिए लिरिक्स बहुत जरूरी है ना, उसके बिना म्यूजिक का कोई वैल्यू नहीं है इंडियन सिनेमा में। वैसे ही जैसे हमारे हार्ट के बिना हमारी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है।
अब हर कोई आयरन मैन तो बन नहीं सकता कि हार्ट निकाल दो और वो रेडिएटर लगा देगा, ऐसा तो नहीं है। हम तो दिल की वजह से ही चल रहे हैं, वैसे ही हमारी म्यूजिक जो है वो लिरिक्स की वजह से ही चल रही है। तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट हो गया, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया, जिससे हमें पता चल गया हम लिरिक्स, म्यूजिक और इंडियन सिनेमा के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद में दस जो है वो फाइनल स्टेटमेंट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कंक्लूजन आ रहा है और कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आता है, तो बी हमारा फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए। अब देखो मेरे को दो चीजें पता चली हैं, डी और बी। फोर्थ होगा बी और डी होगा फर्स्ट। ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बी फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और सी करेक्ट हो सकता है, डी नहीं हो सकता, हटा दो। अब इसमें डी फर्स्ट है लेकिन लास्ट में ए आ रहा है, इसमें डी फर्स्ट है लेकिन लास्ट में बी आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा वैलिड हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉपुलर इंडियन सिनेमा की बात कर दी। उसके बाद में आएगा ए पॉइंट, जहां पे बोला जाता है कि लिरिक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि वो एक अलग तरीके का नैरेटिव बनाने में मदद करते हैं और इसका जो युग है वो टॉकीज टाइम से चला आ रहा है, तब से हम लोग लिरिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। हालांकि सॉन्ग्स जो हैं वो इस तरीके, उनकी ग्रामर बहुत अलग तरीके की होती है, फिर भी इसी वजह से वो क्या करते हैं, लिसनर के साथ में एक इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट, यानी कि डी ए सी बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर, इसीलिए मेरे दिमाग में विचार है कि मैं वहां पे कहां पे, कि वहां पे अपनी वाइफ के साथ में एक इंडियन रेस्टोरेंट सेटअप करूंगा। बट ये सो से स्टार्ट है, यानी कि पहले कुछ घटनाक्रम हुआ होगा, उसी के आगे रेफरेंस में बोला जा रहा होगा, इसलिए मैं वहां पे एक ये काम करना चाहता हूं। तो ये हमारा ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो ऑप्शंस में कहीं दिया भी नहीं हुआ। It took us 2 months to redesign the place to suit our needs. हमें 2 महीने लग गए इस प्लेस को दोबारा से रीडिजाइन करने में, ताकि हम इसको अपनी जरूरत के अनुसार ढाल सकें। अब कौन सी प्लेस, दिस प्लेस, टू रीडिजाइन द प्लेस, कौन सी प्लेस जिसके बारे में पहले चर्चा की होगी। बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, हटा दो इसको। One of the things I really missed when I set up home in Maryland was a restaurant that served authentic Indian food. बोल रहे हैं एक जो सबसे बड़ी चीज मैंने जब अपना मैरीलैंड में घर बनाया तो वहां पे मैं मिस करता था, वो ये था कि वहां पे कोई भी ऑथेंटिक इंडियन फूड रेस्टोरेंट नहीं था। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इससे पता चल गया कि उस व्यक्ति ने मैरीलैंड नाम की जगह में अपना घर बनाया है और वहां पे ऑथेंटिक इंडियन फूड रेस्टोरेंट की कमी है और इससे वो जूझ रहा है। फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे कमी है, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना इंडियन रेस्टोरेंट अपनी वाइफ के सपोर्ट से वहां पे खोलूंगा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। I decided to pursue this idea seriously and bought an old building in the downtown. फिर उसने क्या किया, एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी जिसको रीडिजाइन करने में उसको 2 महीने का टाइम लग गया, राइट। तो उसने वहां पे पुरानी बिल्डिंग खरीदी डाउनटाउन में अब, और इस आइडिया को सीरियसली उसने परस्यू करा और इसी को रीडिजाइन करने में उसको 2 महीने का समय लग गया। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CADB, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Not complying by any of the laws can land you into serious trouble. कि अगर आप किसी भी बाय लिखा है, किसी भी नियम को नहीं मानते हैं तो आप बहुत सीरियस ट्रबल में पड़ सकते हैं। जब हम लॉ के साथ में कंप्लाई करने की बात करते हैं तो कंप्लाई बाय नहीं यूज होता, कंप्लाई विद का इस्तेमाल होता है ग्रामेटिकली। तो यहाँ पे बाय की बजाय क्या आएगा, विद आएगा, कंप्लाई विद, नॉट कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द लॉज। तो नॉट कंप्लाइंग बाय के बजाय विद, ऑप्शन ए में एरर है। राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट who tried to create a style that was both modern and traditional. राजा रवि वर्मा उन चुनिंदा आर्टिस्ट में से पहले थे। जब बहुत सारे आर्टिस्ट में से आपने वन ऑफ द फ्यू करना है, वन ऑफ द फर्स्ट, तो आर्टिस्ट की बजाय क्या आएगा, आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत सारे में से वो पहले थे। ठीक है, तो वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने नई तरीके का स्टाइल बनाने की कोशिश करी जो कि मॉडर्न भी था और ट्रेडिशनल भी था। सो बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट की बजाय आर्टिस्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
Many people join politics to feather their own nest. Feather their own nest का मतलब होता है अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए. Make others life comfortable, कि दूसरों का भलाई के लिए बोल रहे हैं. बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उनका खुद का इंटरेस्ट निकल कर आए, उनका खुद का फायदा हो. Promote their own interest, option B is correct. The roads at 15,000 feet are not easily navigable. जाहिर सी बात है 15,000 फीट की ऊंचाई पे जो रास्ते होंगे वो आसानी से तो आप चढ़ नहीं सकते, आसानी से तो आप नेविगेट कर नहीं सकते. एंड द एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग. हवा क्या है वहां पे, बहुत ही क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है, जिसको बोलते हैं घनत्व उसका कम होता है. और फ्रीजिंग कपाने वाली होती है, ठंडी होती है. रेयर फील्ड मतलब होता है घनत्व में कम. ठीक है. इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत उग्र. एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब उच्च स्तर पर. एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड का मतलब होता है महान. तो यहाँ पे ऑप्शन ए रेयरफाइड इज करेक्ट. द मैन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स. उस बंदे ने, किसी व्यक्ति ने राहत की सांस ली जब उसे ये सुनिश्चित हो गया कि वो आउट ऑफ द वुड्स यानी कि खतरे से बाहर है. डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, रिलीज फ्रॉम प्रिजन, आउट ऑफ डेंजर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया. अब इंग्लिश एक ऐसी भाषा नहीं है जो कि हिंदुस्तान में बोली जाती है, हिंदुस्तान में इस्तेमाल की जाती है, हिंदुस्तान की नेटिव है, पर कुछ इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है. ठीक है. इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री. लेकिन फिर भी इसको द कंट्री, क्योंकि इंडिया का जिक्र किया जा रहा है ना, तो द कंट्री होगा कि इसको बहुत व्यापक तौर पे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है. इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स. इंडिया उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज में जहां पे सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर रहते हैं उसमें सेकेंड नंबर पर आता है. अल्बेट नॉट एज फर्स्ट लैंग्वेज, हालांकि ये हिंदुस्तान की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज. हिंदुस्तान की नेटिव जो भाषाएं हैं, चाहे हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी है, किसी भी भाषा से बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा कौन सी है, इंग्लिश है. इट हैज मैनेज टू डैश द एंटायर वर्ल्ड. इसने पूरी दुनिया को क्या किया है, अपने लपेटे में ले लिया है? नहीं, इसने मैनेज करा है पूरी दुनिया को एक करने में, हो सकता है एक साथ लाने में, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इंग्लिश के ऊपर ही चल रही है. ठीक है, चलिए देखते हैं. इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश डेवलप्ड. डेवलप्ड मतलब बनाई गई, तो इंग्लिश बनाई नहीं गई है, इंग्लिश ओरिजिनेटेड. ओरिजिनेटेड मतलब उत्पन्न होना. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. यानी कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा नहीं है जो हिंदुस्तान में उत्पन्न हुई है. फिर भी बट इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द कंट्री. फिर भी हिंदुस्तान में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है. इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डैश मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स. अमंग मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, बाय मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, या फिर फ्रॉम मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स. तो यहाँ पे विद, जहां पे सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकर रहते हैं उनकी बात करें तो विद मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स. इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज. कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक. प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित. फ्रीक्वेंटेड, फ्रीक्वेंटेड मतलब जो कुछ समय अंतराल बाद बार बार रिपीट होने वाली. एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब विस्तारित. तो यहाँ पे प्रिवेलेंट यानी कि फैली हुई. इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा फैली हुई है, किसी भी हिंदुस्तानी भाषा से के मुकाबले में सबसे ज्यादा फैली हुई है इंग्लिश. It has managed to dash the entire world. Saturate, invade, persuade या pervade. Saturate का मतलब होता है स्थिरता लाना, कहीं पे ठहराव लाना. ठीक है. Invade मतलब कब्जा करना. Persuade, persuade मतलब होता है राजी करना, मनाना. और pervade मतलब विस्तार होना, फैलना. ठीक है. तो यहाँ पे हम इंग्लिश का फैलाव की बात करें, has managed to pervade यानी कि उसने विस्तार कर लिया है इंग्लिश ने पूरी दुनिया में अपना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. फॉरेन, फॉरेन का हमें क्या चाहिए, एंटोनिम. फॉरेन मतलब विदेश, उसका एंटोनिम क्या होगा, देसी. देसी किसको बोला जाता है, नेटिव. ऑप्शन डी इज करेक्ट, नेटिव इज करेक्ट.
रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, इंडियन का मतलब होता है हिंदुस्तानी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तानी के लिए बाहर बाकी सारे फॉरेनर होंगे, जापानी के लिए भी इंग्लिशमैन जो है वो फॉरेनर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेटिव यानी कि देसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेशन। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ में सिंगुलर है, सिंगुलर आएगा, यूज्ड द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेशन की बजाय क्या आएगा, सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। उन्होंने पुराने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि विधवाएं जो हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं। यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है खुशी फैलाना, बहुत ज्यादा जीवंत बना देना किसी चीज को। उसकी स्पेलिंग क्या होता है, EXHILARATE। हमने पहले भी किया है, अगर आपको याद हो तो। अगर आप कंटिन्यूसली सेशन देख रहे हैं और अपनी वोकैब इंप्रूव करने के लिए PDF जरूर डाउनलोड कर लिया करो, वोकैब खुद से पढ़ा करो। ठीक है, वोकैब जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, रिपीट में एक बार दो बार, तब तक आपको नहीं याद होगा। सो खुद से पढ़ो वोकैब को, डेली की हैबिट बना लो कि आपने वोकैब को कम से कम 3 रीडिंग देनी ही देनी है। सो एक्सिलरेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी वर गिवन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। हमें बहुत थोड़ा सा समय दिया गया प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने का। अगर हमने इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें टाइम दिया गया, तो किसी ने टाइम दिया होगा ना हमें। दे गेव अस वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। They have given us, have given नहीं आएगा, they gave us very little time to prepare the presentation, option B is correct। ascent, ascent का मतलब होता है चढ़ाई करना, ऊपर बढ़ना, वृद्धि करना, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, डिसेंट। अब ये क्या है, डिसेंट, इसका मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव जो होता है, तो जो उतार वाला साइड है वो होता है डिसेंट। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है उदासी। ये डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है शिष्ट, बोलते ना ये बड़ा डिसेंट व्यक्ति है, यानी कि सभ्य व्यक्ति है। और डिस्टेंट मतलब दूर का। सो ऑप्शन ए डिसेंट इज करेक्ट। डिवोट, डिवोट का मतलब होता है किसी भक्ति भाव से, किसी प्रार्थना के भाव से। तो इसका हमें क्या चाहिए, सिनोनिम। रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब होता है सम्मानित करना। लॉयल का मतलब होता है वफादार। पायस, पायस मतलब रिलीजियस, सद्भावना से, धार्मिक भावना से। और रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानजनक। सो ऑप्शन सी पायस इज करेक्ट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोला जाता है, सोमनैम्बुलिस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। और पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है राहगीर, जो पैदल चलने वाला यात्री होता है उसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन। सो ऑप्शन बी सोमनैम्बुलिस्ट इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा कोई भी और क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।